गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3.2 पहले कवर कर रहे हैं और इसके बाद अगर थोड़ा समय रहता है तो फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन इसके कराऊंगा। तो ज़रा ध्यान दें सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन intersect at a point or parallel or coincident। देखो बेटा, पहला पॉइंट आया इसमें कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे या फिर पैरेलल है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब एक इसका यूनिक सोल्यूशन होगा और कोइंसिडेंट का मतलब ये हुआ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या हो गया? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन ये थी कि A1 अपान A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था यूनिक सोल्यूशन होता है। कैसा होता है? और ये दोनों लाइन ट्रांसवर्जल लाइन्स होती हैं और ट्रांसवर्जल लाइन आप जानते हो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे काटती हैं। समझ में आया? अगर A1 अपान A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होगा तो हम कह देंगे इसका कैसा सोल्यूशन होगा? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली होंगी। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो कहाँ कैसी होंगी ये लाइन? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होंगी, अर्थात यूनिक सोल्यूशन होगा इनका। इसमें दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि A1 अपान A2 इज़ इक्वल टू B1 अपान B2 तो होता है, लेकिन C1 अपान C2 के इक्वल नहीं होता। इस कंडीशन से मैंने बताया, इस कंडीशन में बताया था मैंने आपको कि दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? और पैरेलल होती हैं, इस वजह से एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इस वजह से इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन होता है इसमें। लाइन्स कुछ इस तरह से बनी होती हैं ऐसे पैरेलल, तो आपस में कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करती। अब देखें, इसी में तीसरी कंडीशन मैंने आपसे बताया था कि कभी कभी A1 अपान A2 इज़ इक्वल टू B1 अपान B2 इज़ इक्वल टू C1 अपान C2 होता है। तो ऐसी कंडीशन में इन लाइनों के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो क्या होगा? लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगे? मतलब जहाँ से एक लाइन जा रही थी वहीं से दूसरी लाइन भी जाएगी। तो बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी, है ना? तो वेरी फर्स्ट अगर आपको कभी A1 A2 B1 B2 C1 C2 का यूज़ करना है तो लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तो चलो भाई इसका पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जब हम इसका लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और देखो आपकी लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? पहले तो लाइन के इक्वेशन लिख लेंगे ऐसे ऐसे इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन लिख लेंगे। लिखने के बाद कंपेयरिंग करेंगे। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, या ऐसे लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अब दूसरी को क्या करेंगे? एंड कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड बाय किससे? किससे कंपैरिजन करेंगे? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। करो भाई कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं। पहली लाइन को देखेंगे, पहली लाइन से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, बोलो x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट A1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट। तो बताइए A1 की वैल्यू क्या निकली और B1 की वैल्यू बताओ। -4। C1 की वैल्यू 8। ऐसे ही बेटा A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू
-9। इस तरह से बेटा आ गया ये। अब हमें चूंकि रेशियो निकालना है, देखना है कि कैसा क्या है इसमें सोल्यूशन, तो हम पहले क्या निकालेंगे, A1/A2। A1 की वैल्यू बताओ कितनी है 5, A2 की वैल्यू 7। A1/A2 कितना हो गया 5/7। अब हम क्या निकालेंगे B1/B2। बोलो भाई B1 की वैल्यू कितनी है -4/B2 की वैल्यू 6। काटेंगे कितना आएगा -2/3। अब आपने देखा जब दो ही को निकाला समझ में आ रहा है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे एज A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट्स वाई लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या कर लिखेंगे एट अ पॉइंट, ठीक है ना, बात समझ में आई। क्या लिखोगे एज A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट्स वाई लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। समझ में आया। तो भाई पहला क्वेश्चन हो गया। अगर बेटा ये A1/A2 B1/B2 दोनों सेम आ जाते तो फिर हमें क्या निकालना पड़ता, C1/C2 भी निकालना पड़ता है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसा आता तो फिर लिखते। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो क्या करें, यहाँ पे ये चीज़ हटा दे रहे हैं हम, आप यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन सब नोट कर लेंगे बगल से, और ये वैल्यू हटा देंगे इस तरह से। देखिए अब आप दूसरा एक क्वेश्चन ये नोट कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका, तो क्या हो जाएगा 9x + 3y + का 12 = 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। ऐसे देखिए 18x + का 6y + का 24 = चूँकि हमें कंपैरिजन करनी ही थी तो भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सब तो लिखना ही था मुझे, इसलिए मैंने नोट कर दिया। बाकी आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ भाई A1 की वैल्यू क्या है, A1 मतलब ये 1 वाला पहले क्वेश्चन से कंपैरिजन हो रही। चलो भाई A1 की वैल्यू बोलो, A1 = 9, B1 = 3, C1 = 12, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा बताओ A2 = 18, B2 = 6 और C2 = 24। आ रहा है समझ में। क्या करना है आपको, कौन से रेशियो निकालने हैं, तो चलो भाई शुरू हो जाओ। A1/A2 = बताओ भाई A1 कितना है 9/18, 1/2 आ गया। अब निकालो B1/B2। B1 की वैल्यू कितनी 3/6, 3 × 3, 3 × 6, 1/2। ये B1/B2 आ गया। अब क्या हमें C1/C2 निकालना चाहिए, जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 = देखो क्या आ जाएगा 12/24। बोलो बेटा आ रहा है समझ में। तो ये 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो C1/C2 कितना आ गया 1/2। आया समझ में। अब देखो तीनों इक्वल आ गए तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे, एज A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, दैट्स वाई दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे, समझ में आया। बिकॉज दीज लाइन्स हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। क्योंकि अगर इसको हिंदी में बोलना चाहेंगे तो इनको बोलेंगे ससंगत हैं लाइनें। कैसी हैं, ससंगत मतलब एक जैसी लाइनें एक दूसरे के वो साथ साथ चल रही। समझ में आया। इसमें मतलब हिंदी में इसको कहेंगे असंगत पैरेलल को, और इसको कोइंसिडेंट वाले को ससंगत कहेंगे, और इसको भी ससंगत कहते हैं जो एक पॉइंट पे काटता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से इसको कर लोगे बड़ी आसानी से। और तीसरा ऑप्शन भी करते हैं इसका। देखें ऑप्शन थर्ड भी करना है हमको। तो ये लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं।
तो थर्ड देखें क्या है, 6x माइनस 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसकी भी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, वही लिखेंगे लैंग्वेज पूरी। बताइए a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू बोलो, और a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। आ रहा है समझ में? अब ज़रा सभी लोग ध्यान दें, वही काम इसमें भी करना है। क्या निकालें, a1 अपान a2, 6 अपान कितना 2, काटो इसको, 3:1 आ जाएगा। और भाई b1 अपान b2 निकालो, कितना आएगा, -3 बाई -1, कट गया, क्या आया 3:1। c1 अपान c2 निकालने की जरूरत है, क्यों है? तो देखिए आ जाएगा c1 अपान c2 इक्वल टू 10 अपान 9। बताओ कौन सी कंडीशन लग गई? तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है, लिखेंगे एज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ओके, दैट्स वाई दीज लाइन्स आर पैरेलल। इस वजह से दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, अर्थात इनका कोई भी हल नहीं है। आ गया ना समझ में? तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपको, लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने बताया था कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उनका कोई हल हो, कहीं ना कहीं काटें, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कहीं ना काटें। आप बताओ, आपको 3 कंडीशन बताई गई थी, किस कंडीशन में कहीं नहीं काटती थी लाइनें? सेकेंड वाली में, जिसमें था a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यही था ना? अगर ये कंडीशन आएगी तो नहीं काटेंगी, पैरेलल होंगी लाइन, होगी ना। और जब ना काटे उनको, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। बाकी 2 में कंसिस्टेंट नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? वैसे तो कंसिस्टेंट का मतलब एक ही जगह पे काटना है, एक यूनिक सोल्यूशन होना, मतलब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अब देखें जरा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखें, हमने आपसे बोला था इक्वेशंस को जब भी कंपैरिजन करना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? क्या आपको लग रहा है पहले इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? पहले क्वेश्चन की क्या इसमें कमी है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सारी वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए, एक तरफ 0 होना चाहिए। मतलब इसमें क्या करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, और ऐसे ही इसमें क्या मानेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब आपको कंपैरिजन करना है पहली वाली को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, दूसरी वाली को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। बताओ भाई a1 की वैल्यू क्या है इसमें, देख के बताओ। a1 इक्वल टू, यहाँ पे x के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, तो आप बताएं पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? समझ में आ रहा है?
बोलो भाई B1 की वैल्यू, इसमें y के कोफिशिएंट को B1 बोलते हैं, तो पहले इक्वेशन में B1 क्या है 2, सबको बोलना है, ध्यान रखें। बताएं C1 की वैल्यू क्या है -5, ठीक है ना। अब यहाँ पे A2 की वैल्यू बताओ, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। अब देखें इतना आ गया। अब देखें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, वही रेशियो निकालना है। चलो भाई निकालो, A1 अपान A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A1 अपान A2 की वैल्यू क्या आ गई। अब आते हैं B1 अपान B2, बताओ B1 की वैल्यू 2 अपान -3, बताएं सेम आया। तो क्या तीसरा निकालने की जरूरत है। हमने पढ़ा है कि पहली कंडीशन यहाँ पे लग गई, क्या लिखेंगे, एज A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, दैट्स वाई दीज लाइन्स आर कैसी, कंसिस्टेंट, ससंगत। कैसी हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं ससंगत और इंग्लिश में कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो लाइन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट, मतलब कहीं ना कहीं काट रही एक जगह पे। बात समझ में आई। तो अब अगली देखते हैं दूसरी कंडीशन इसकी। देखें जरा, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरी लिख लेते हैं, दूसरे वाले की, बाकी ये लिखा रहने देंगे। देखें जरा क्या हो जाएगा, -3y -8 इक्वल टू 0। याद रखें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है इनको। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या थी, 4x -6y -9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। चलो भाई देख के इनको बोलना है, A1 कितना, B1 कितना, C1 कितना, बताओ A2 कितना, B2 कितना, C2 कितना। इतना आ रहा है बेटा समझ में। क्या निकालना है आपको, A1 अपान A2 निकालो भाई, 2 अपान 4 कितना आया 1/2, B1 अपान B2 -3 अपान -6 कट गया 1/2। क्या C1 अपान C2 निकालने की जरूरत है, क्यों है, क्योंकि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 आ चुका है। तो अगर दो बराबर है तीसरा निकालना पड़ता है। और तीसरा देखते हैं भाई, C1 अपान C2 इज इक्वल टू -8 अपान में -9, माइनस कट गया, लेकिन ये 8 अपान 9 आ गया। क्या ये सेम आया। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, एज A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, दैट्स वाई दीज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, मतलब इनको अगर वो कहता है पैरेलल तो हम बोलते थे दीज लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है ना, मतलब कहीं पे नहीं काट रही। समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 नंबर क्या कह रहा है बेटा, बिल्कुल सब कुछ वही करना है, इक्वेशन चेंज कर देते हैं यहाँ पे। देखो भाई 3rd इक्वेशन में क्या है, 3 अपान 2x प्लस 5 अपान 3y -7 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है इसको, 7 को इधर उठा लाए, -7 इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका इक्वेशन आ गया फर्स्ट। इसके बाद देखिए आया 9x - 10y -14 इक्वल टू 0। अब ज़रा ध्यान दें सभी लोग, बोलो भाई A1 की वैल्यू क्या है, बताओ B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, ऐसे ही बताओ A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू -14। आ रहा है समझ में।
क्या निकालना चाहिए हमको? A1 अपान A2 निकालो। 3/2 अपान कितना? 9। तो 9 देखिए यहाँ न्यूमरेटर फ्रैक्शन बन गया, तो डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन बना लो अपान 1 करके। याद रखो, कभी किसी फ्रैक्शन में या रेशियो में कोई अगर फ्रैक्शन बन जाता है तो जो दूसरा नहीं बनता उसको 1 मतलब अपान में 1 रख के उसको फ्रैक्शन बना लिया जाता है। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 3 अपान 18, इसको काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1:6 आ गया। अब बताएं A2 नहीं B1 अपान B2 निकालना है, तो बताओ B1 कितना है यहाँ पे? 5/3 -10 अपान 1 करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू कितना? 1 अपान में 3 इंटू माइनस का 10, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1/6 तो आया, लेकिन माइनस का आ गया। एक बार देख लो कहीं माइनस में मिस्टेक तो नहीं हो गई? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर आए? एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, तो भाई बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, दैट्स वाई क्या लिखोगे? These lines are in लिखेंगे कि कंसिस्टेंट लिखेंगे? बिल्कुल सही, इनकंसिस्टेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अगला देखते हैं। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है? 5x - 3y, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। क्या करें? -11 = 0, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या है? -10x + 6y और प्लस का 22 = 0। चलो भाई, कंपैरिजन जब की गई तो A1 की वैल्यू क्या आएगी? 5, B1 की वैल्यू क्या आएगी? और C1 की वैल्यू -11। ठीक है, बताओ भाई A2 की वैल्यू -10, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। ठीक है, क्या निकालना है आपको? A1 अपान A2 निकालो वैल्यू। 5 अपान -10, 1/2 वो भी माइनस का। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे B1 अपान B2, B1 की वैल्यू -3 अपान 6 -1/2, इसमें भी आ गया, ये दोनों सेम आ गए। तो C1 अपान C2 भी निकालना पड़ेगा। C1 अपान C2 = -11 अपान 22। ठीक है ना, ये भी माइनस का 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एज A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, दैट्स वाई दीज लाइन्स विल बी डिपेंडेंट। ये लाइन कैसी होंगी? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है बहुत जगह इनको काटेंगी, बहुत सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है ना, तो इसमें मैनी सोल्यूशंस आ रहा है। चूँकि इसमें डिपेंडेंट का ऑप्शन ही नहीं दिया गया, आपसे दो बातें पूछी गई हैं, सिर्फ पहले की कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो चूँकि हम जानते हैं डिपेंडेंट लाइंस बहुत जगह काटती हैं, इसलिए कंसिस्टेंट वो भी होती हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? समझ में आया ना? वैसे डिपेंडेंट लाइन है, कैसी है? डिपेंडेंट्स। पर क्योंकि इसमें डिपेंडेंट की कोई कंडीशन ही नहीं पूछी गई, केवल दो बातें पूछी गई आपसे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो फिर दोनों में ऑप्शन चुनना था। इस वजह से मैंने क्या चुना इसमें? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो लाइन होती है जिनका सोल्यूशन होता है, और यहाँ पे सोल्यूशन है ना, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन है, इसलिए इनको कंसिस्टेंट कहेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 5।
देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 4/3x प्लस का 2y और माइनस का 8 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है क्वेश्चन को। पहला एक क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्या दिया? 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। बताओ भाई, a1 की वैल्यू क्या है? 4/3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू क्या है? -8। बताओ भाई, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। ठीक है, क्या निकालना है हमको? a1/a2 4/3, ऐसे कर लेंगे तो 4 × 2 अपान क्या हो जाएगा? सॉरी, 4 × 1/3 × 2, 2 2 जा 4, मतलब 2:3। कितना आ जाएगा? b1/b2 करेंगे, क्या आएगा? देखो जरा, b1 की वैल्यू क्या है और b2 की 3, ये सेम आ गई। क्या c1/c2 निकालने की ज़रूरत है? जब दोनों इक्वल होते हैं तो फिर निकालना पड़ता है। चलो, c1 की वैल्यू -12, माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखो सेम आ गए ना। तो क्या लिखोगे? एज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, दैट्स वाई लाइन्स विल बी डिपेंडेंट। तो क्या लिखाना पड़ेगा इसमें? कंसिस्टेंट। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।